नमस्कार प्यारे बच्चों, प्रिंस आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को देखने वाले सभी साथियों का हमारा नमस्कार। अपन बात करना चाह रहे हैं आज गणित शिक्षण विधियों के बारे में। गणित शिक्षण विधियों में मैंने आप लोगों को इससे पहले गणित की प्रकृति, गणित क्या है, इसके बारे में बताया। पिछले वीडियो में मैंने एक जो प्राचीन वर्गीकरण है उद्देश्यों का, उस प्राचीन वर्गीकरण के बारे में बताया जिसको व्यवहारिक वर्गीकरण भी कहा जाता है। आज अपन बात करना चाह रहे हैं एक आधुनिक वर्गीकरण के बारे में, एक नवीन वर्गीकरण के बारे में। नवीन वर्गीकरण जो है उद्देश्यों का, उस नवीन वर्गीकरण को शिकागो विश्वविद्यालय में 1948 यानी 1948 में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने मिलकर प्रस्तुत किया और उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा की B.S. ब्लूम ने, डॉक्टर B.S. ब्लूम, जिसका नाम उद्देश्यों के वर्गीकरण में सबसे ज़्यादा लिया जाता है और उद्देश्यों पर उन्होंने बहुत अच्छा रिसर्च शिक्षा के क्षेत्र में किया है। तो डॉक्टर ब्लूम का जो वर्गीकरण है या जिसे आधुनिक वर्गीकरण कहा जाता है वो व्यवहार पर आधारित वर्गीकरण माना जाता है। यानी व्यवहार के पहलुओं को देखते हुए, ज्ञानेंद्रियों में 3 प्रकार के ज्ञानेंद्रियों को उपयोग में लेते हुए उन्होंने ये बहुत ही अच्छा वर्गीकरण हम सब के सामने प्रस्तुत किया। और आगे इसके बाद आने वाले, चाहे वो NCERT का वर्गीकरण हो, चाहे वो और किसी भी प्रोफेसर का वर्गीकरण हो, उन सब वर्गीकरणों का आधार जो है वो डॉक्टर ब्लूम के वर्गीकरण को माना जाता है। तो प्यारे साथियों, आज अपने को बात करनी है व्यवहारिक पहलुओं पर 1948 में ब्लूम और उनके साथियों के द्वारा प्रस्तुत किया गया उद्देश्यों का जो महत्वपूर्ण वर्गीकरण है उसकी बात करेंगे। इसके बाद में आपको NCERT और अन्य जो मनोवैज्ञानिक हैं या जो विचारक हैं उनके वर्गीकरण के सिर्फ नाम बताऊंगा, क्योंकि उन सब के वर्गीकरण का आधार डॉक्टर ब्लूम के वर्गीकरण को माना जाता है, तो उस पर अपन ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो प्यारे साथियों, चलते हैं, अपन आज बात करते हैं डॉक्टर ब्लूम का वर्गीकरण जो है वो ज्ञान, भाव और क्रिया पर आधारित है। उस पर किस प्रकार ज्ञान में 6 स्टेप शामिल की जाती है, भाव में 6 स्टेप शामिल की जाती है और क्रिया में भी 6 प्रकार के पद शामिल किए जाते हैं। उन 6 प्रकार के पदों पर मैं आपसे पहले बातचीत कर चुका हूँ एक तरीके से, लेकिन आज थोड़ा और विस्तार से उनके बारे में अपन बातचीत करते हैं कि किस प्रकार डॉक्टर ब्लूम, कर्तवाल और सोरेनसन जैसे साथियों ने इस प्रकार के वर्गीकरण को प्रस्तुत किया है। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ उद्देश्यों का वर्गीकरण, उद्देश्यों का व्यवहारिक वर्गीकरण, ये उद्देश्यों का व्यवहारिक वर्गीकरण है वो शिकागो विश्वविद्यालय में 1948 पर अनेक साथियों ने इस पर अपने विचार रखे थे। 1948 में कहाँ पर? शिकागो के विश्वविद्यालय में। शिकागो अमेरिका में, आप लोगों को मालूम है, स्वामी विवेकानंद ने जहाँ भाषण दिया था, शिकागो विश्वविद्यालय, ठीक है। इस शिकागो विश्वविद्यालय में इन सब मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया था? विचार विमर्श किया था। अभी तक मैंने ये नहीं कहा कि ये वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, प्रस्तुत अलग अलग समय में किया था इन सब ने। तो सबसे पहले अपने को याद रखना है उद्देश्यों का व्यवहारिक वर्गीकरण कह दो, चाहे इसी को नवीन वर्गीकरण अपन कह सकते हैं, नवीन वर्गीकरण कह सकते हैं, नवीन वर्गीकरण भी इसी का नाम रख सकते हैं। अब देखिए इन सब ने किस किस आधार पर, ज्ञान, भाव और क्रिया के आधार पर ये प्रस्तुत किया था। एक तो किसके आधार पर? ज्ञान के आधार पर, यानी ज्ञानेंद्रियां इनका मुख्य आधार रहा है, ठीक है, ज्ञान। उसके बाद एक इन्होंने प्रस्तुत किया था भाव और एक प्रस्तुत किया था क्रिया। इन 3 चीज़ों को आधार माना, ज्ञान, भाव और कितना, क्रिया का। इनके आधार पर इन्होंने अपने वर्गीकरण को प्रस्तुत किया था। इन प्रत्येक में 6 पदों को शामिल किया जाता है, यानी इसमें भी 6 स्टेप शामिल की जाती है, ठीक है, और इसमें भी 6 पदों को शामिल किया जाता है। आप लोगों को यही जानना है आज की ये 6 स्टेप क्या क्या होती है, और ज्ञान के आधार पर भी 6 पद होते हैं। इन सभी पदों पर बातचीत अपने को आज करनी है। सबसे पहले अपने को बात करनी है ज्ञान के आधार पर। ये डॉक्टर ब्लूम ने दिया था। किसने दिया था? डॉक्टर ब्लूम ने। और कब दिया था? 1956 में दिया था ये।
1956 में। किसने? डॉक्टर ब्लूम ने। डॉक्टर ब्लूम का जो वर्गीकरण है वो ज्ञान पर आधारित है और डॉक्टर ब्लूम ने 6 भागों में इसे डिवाइड किया था। ज्ञान है, ज्ञान के आधार पर फिर अवबोध है, अवबोध के आधार पर फिर अनुप्रयोग है, अनुप्रयोग के आधार पर फिर इनकी रुचि है। इस प्रकार इन्होंने 6 भागों में इसको विभाजित किया। कब किया? 1956 में। ये ध्यान रखना, ब्लूम ने, डॉक्टर BS ब्लूम है इनका पूरा नाम, डॉक्टर BS और ब्लूम इनको कहा जाता है। इन्होंने 1956 में किसके आधार पर? ज्ञान के आधार पर। ज्ञान का मतलब क्या है? जो भी चीज़ें आपके सिद्धांतों से आधारित होती है, नियमों से आधारित होती है, सूत्रों से आधारित होती है, जिस चीज़ को स्मरण क्षमता के आधार पर तैयार किया जाता है, वो सब के सब किस पर आधारित होते हैं? ज्ञान पर आधारित होते हैं। अपने को डॉक्टर ब्लूम के वर्गीकरण के बारे में विस्तार से पढ़ना है। उसके बाद 2 नंबर है, उससे पहले अपन इसके पद जान लेते हैं। सबसे पहला पद इसमें होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान होता है, ठीक है। ज्ञान कह सकते हो, ज्ञानात्मक कह सकते हो, और आप इसे संज्ञानात्मक भी कह सकते हो। इस संज्ञान पक्ष को ध्यान में रखा जाता है, ज्ञानात्मक पक्ष को ध्यान रखा जाता है। ज्ञान के बाद आपके पास आता है बोध या अवबोध, अंडरस्टैंडिंग जिसको अपन कहते हैं। इसके बाद आता है ज्ञानोपयोग, ज्ञानोपयोग, ठीक है, ज्ञानोपयोग। इसके बाद यहाँ आता है विश्लेषण। ज्ञानोपयोग को आप लोग यहाँ प्रयोग भी कह सकते हो, ज्ञानोपयोग या प्रयोग भी लिख सकते हो। इसके साथ साथ आता है विश्लेषण और संश्लेषण, विश्लेषण और क्या आता है आपका? संश्लेषण, विश्लेषण और संश्लेषण। और लास्ट आपको मालूम होना चाहिए, सारे काम होने के बाद क्या होता है? मूल्यांकन होता है। तो इस पर भी अपने को क्या करनी है? बातचीत। अब देखिए, सबसे पहले साथियों ज्ञान है, फिर बोध है, फिर ज्ञानोपयोग है, फिर विश्लेषण है, फिर संश्लेषण है और फिर क्या है आपका? मूल्यांकन है। इसी प्रकार अपने को आगे बात करनी है कर्थवाल की। कर्थवाल ने भाव पक्ष को सबसे ज़्यादा जोर दिया, ठीक है, भाव पक्ष पर सबसे ज़्यादा जोर दिया। और 1964 में, कब? 1964 में, ठीक है। डॉक्टर कर्थवाल जिनको अपन कहते हैं कर्थवाल, इनका वर्गीकरण प्रस्तुत किया जाता है। और किस पर जोर दिया इसने? भावात्मक पक्ष पर जोर दिया। ये भावात्मक पक्ष पर जोर देते हैं, ये क्रियात्मक पक्ष पर जोर देते हैं, ये क्रियात्मक पक्ष पर जोर देते हैं, यानी क्रिया करने पर ज़्यादा फोकस रहता है और इनका ज्ञान पर अधिक फोकस रहता है। ज्ञानात्मक पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष पर अधिक ध्यान रहता है कि ज्ञानात्मक पक्ष पर कैसे काम किया जाता है। डॉक्टर कर्थवाल ने व्यक्ति की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए 1964 में अपना ये प्रस्तुत किया। भावात्मक पक्ष हैं व्यवहार के 3, ज्ञान, भाव और क्रिया, ठीक है। क्रिया को मनोशारीरिक भी आप कह सकते हो। इन्होंने सबसे पहले आग्रहण, अनुक्रिया और अनुमूल्यन, आग्रहण, आग्रहण, अनुमूल्यन, अनुमूल्यन। इस प्रकार देखिए, आग्रहण का मतलब क्या होता है? रिसीव करना है किसी चीज़ को, और अनुमूल्यन का मतलब होता है मूल्यांकन करना। अनुमूल्यन का मतलब होता है मूल्यांकन करना। एक होता है अनुक्रिया और एक होता है प्रत्ययीकरण, जिसको धारण कहते हैं, विचार कहते हैं। एक होता है व्यवस्थापन, एक होता है चरित्र निर्माण। देखिए, सबसे लास्ट में अपना होता है चरित्र निर्माण। सबसे लास्ट क्या होता है? चरित्र निर्माण होता है, चरित्र निर्माण, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना है। अनुमूल्यन आप यहाँ लिख दीजिए, अनुमूल्यन, ये अनुमूल्यन है। अनुमूल्यन से पहले आप अनुक्रिया लिख दीजिए, अनुक्रिया। अनुक्रिया का मतलब किसी काम को करना, किसी काम को करना अनुक्रिया कहलाता है। फिर है अनुमूल्यन, और अनुमूल्यन के साथ साथ आपको यहाँ ध्यान रखना है कि एक होता है प्रत्ययीकरण, जिसको धारण कहते हैं, एक होता है व्यवस्थापन। एक होता है प्रत्ययीकरण, प्रत्ययीकरण, इसी को अपन क्या कह सकते हैं? धारण कह सकते हैं, धारण। इसको कहते हैं व्यवस्थापन, व्यवस्थापन, व्यवस्थापन। बात समझ में आ गई आपको? देखिए, व्यवहार के 3 पक्ष होते हैं, ज्ञान, भाव और क्रिया। समझ गए? ज्ञान, भाव और क्या है? क्रिया। ज्ञान के आधार पर डॉक्टर ब्लूम ने अपना वर्गीकरण 1956 में प्रस्तुत किया। भावात्मक पक्ष के आधार पर अपना वर्गीकरण 1964 में डॉक्टर कर्थवाल ने प्रस्तुत किया। और नवीन वर्गीकरण जो है वो 3 आधारों पर किया जाता है। फिर क्रियात्मक पक्ष या मनोशारीरिक पक्ष पर सिम्पसन ने 1969 में, यानी यहाँ क्रियात्मक पक्ष जिसको मनोशारीरिक पक्ष भी आप कह सकते हो, मनोशारीरिक पक्ष,
इस मनोशारीरिक पक्ष के आधार पर यानी 1969 में 1969 में किसने, सिम्पसन ने अपना प्रस्तुत किया ये वर्गीकरण। सिम्पसन ने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। कब किया? 1969 में। इन्होंने भी अपने इस वर्गीकरण के कितने आधार बताए? 6 आधारों पर इसका वर्गीकरण किया। एक बार आप इन सब चीज़ों को दोबारा से देख लीजिए, याद करना इन सब चीज़ों को। आपको ज्ञान है, बोध है, ज्ञानोपयोग है, विश्लेषण है, संश्लेषण है, मूल्यांकन है। समझ में आ गया? फिर आग्रहण है, अनुक्रिया है, अनुमूल्यन है, और फिर प्रत्ययीकरण है, धारण है, विचारण है, व्यवस्थापन है और चरित्र निर्माण है। ये सारी चीज़ें अपने पास यहाँ रहनी चाहिए। इसके बाद सिम्पसन ने जो बताया उसमें उद्दीपन और कार्य करना, फिर नियंत्रण। उद्दीपन, कार्य करना और नियंत्रण। इसमें उद्दीपन, नियंत्रण और कार्य करना, इस प्रकार के बिंदुओं को शामिल किया जाता है। उद्दीपन का मतलब यहाँ होता है उत्तेजना। क्या होता है? उत्तेजना किसको कहते हैं? किसी चीज़ को आपने पढ़ा होगा, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत सब ने सुन रखा है, मनोविज्ञान में आप सब लोग पढ़ते हो। किसी चीज़ को देखकर उसके प्रति होने वाली क्रिया होती है, वो अनुक्रिया कहलाती है आपकी। जैसे आप लोग किसी मिठाई की दुकान पर जाते हो और मिठाई की दुकान पर जाने के बाद आप मिठाई को देखते हो तो आपके मन में उस मिठाई को खाने की इच्छा पैदा होती है, और वह इच्छा या कार्य करने की जो क्षमता होती है वही क्या कहलाती है? उत्तेजना कहलाती है। समझ में आ गई बात? एक होता है समायोजन, एक होता है स्वाभाविकरण और एक होता है आदत निर्माण। समायोजन, स्वाभाविकरण और आदत निर्माण। यहाँ लिख देता हूँ मैं, समायोजन, स्वाभाविकरण, स्वाभाविकरण, और एक होता है आदत निर्माण। ये 6 बिंदु किसने बताए थे? ये सिम्पसन ने बताए थे। किसके आधार पर? क्रिया के आधार पर। देखिए यहाँ आप लोग कार्य करना लिख दो, यहाँ 2 नंबर कार्य। क्यों? कार्य पहले होगा, कार्य करना पहले, और फिर उस पर क्या किया जाएगा? नियंत्रण किया जाएगा। फिर उस पर क्या किया जाएगा? नियंत्रण किया जाएगा। तो प्यारे साथियों, उद्दीपन है, कार्य करना है, नियंत्रण है, समायोजन है, स्वाभाविकरण है और आदत का निर्माण है। ये 6 बिंदु जो आपके सामने मैंने लिखे हैं, ये डॉक्टर ब्लूम और उनके साथियों, जिसमें करथवाल और सिम्पसन है, इन्होंने लगातार अपना वर्गीकरण 1956, 1964 और 1969 में प्रदर्शित किया। व्यवहार के 3 पक्ष इन्होंने बताए। व्यवहार में ज्ञान होता है, भाव होता है और क्रिया होती है। इन 3 पक्षों के आधार पर डॉक्टर ब्लूम और इनके साथियों ने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। अब इस वर्गीकरण में आप लोगों को एक बार दोबारा से देख लेना चाहिए कि ज्ञानात्मक पक्ष में ज्ञान आता है, फिर अंडरस्टैंडिंग आती है, फिर ज्ञान का उपयोग यानी एप्लीकेशन आता है, फिर विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन है। इसी प्रकार आपसे जरूर इनसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से कौन सा डॉक्टर ब्लूम का वर्गीकरण का ज्ञानात्मक पक्ष का हिस्सा है या नहीं है, या आपसे पूछा जा सकता है भावात्मक पक्ष जो करथवाल ने प्रस्तुत किया उसमें से कितने पद होते हैं और इनमें से कौन सा पद नहीं है। तो आपको अच्छे ढंग से इनको याद रखना है। आग्रहण, आग्रहण का मतलब जो चीज़ें आपको ग्रहण करनी है, सीखनी है, वो है। अनुक्रिया का मतलब एप्लीकेशन है। सेम यही चीज़ें हैं लेकिन इनके नाम बदलकर उन्होंने दूसरे दे दिए। फिर क्या है? अनुमूल्यन। फिर क्या है? प्रत्ययीकरण या धारण। प्रत्ययीकरण या क्या है? धारण है। फिर व्यवस्थापन है और फिर क्या है? चरित्र का निर्माण करना है। इसमें क्या है? उद्दीपन या उत्तेजना जिसको अपन कहते हैं, किसी चीज़ को देखकर मनोभावों में उत्पन्न होने वाली तरंग, कार्य करना, फिर नियंत्रण है, फिर समायोजन है, फिर स्वाभाविकरण है और फिर आदत का क्या करना है? निर्माण करना है। अब इसके बाद देखिए इनके वर्गीकरण का आधार क्या है। देखो एक तो होता है स्थूल और एक सूक्ष्म। सरल से कठिन की ओर इनके इस वर्गीकरण का आधार है, एक स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी इनका वर्गीकरण का आधार है, और एक मूर्त से अमूर्त की ओर भी इनके वर्गीकरण के आधार है। यानी इनके वर्गीकरण का आधार क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। वर्गीकरण का आधार याद रखना आपको। वर्गीकरण का आधार का मतलब है किन शिक्षण सूत्रों पर वर्गीकरण आधारित है, किस प्रकार वर्गीकरण है। एक तो आपके पास है मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से
अमूर्त की ओर ये वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया। दूसरा, यहाँ आपके पास सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर। इसके बाद एक आपको ध्यान रखना है कि यहाँ स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर का वर्गीकरण आपके लोगों के सामने किसने प्रस्तुत किया? डॉक्टर ब्लूम और उनके साथियों ने। देखिए, इस वर्गीकरण के आधार पर ही सारी चीज़ें इस विषय में सिखाई जाती है। पहले मूर्त वस्तुओं के बारे में, फिर अमूर्त वस्तुओं के बारे में, पहले सरल वस्तुओं के बारे में, फिर कठिन वस्तुओं के बारे में, पहले स्थूल के बारे में और बाद में उसके सूक्ष्म यानी माइक्रो जो टीचिंग होती है उस प्रकार के सूक्ष्म जो बिंदु होते हैं उनके बारे में बाद में अध्ययन किया जाता है। तो प्यारे साथियों, एक बार पुनः आप लोगों को याद करवा देता हूं उद्देश्यों का व्यवहारिक वर्गीकरण, जिसको कहते हैं व्यवहार के 3 पक्ष होते हैं, ज्ञान, भाव और क्रिया। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष को ध्यान रखते हुए शिकागो में इन्होंने एक अपना वैचारिक संगोष्ठी आयोजित की। उस वैचारिक संगोष्ठी में इस क्षेत्र में काम करने का निर्णय लिया गया और उसके बाद इनके 3 साथी जो ये तीनों मिलकर, जिसमें ब्लूम है, कर्थवाल है और सिम्पसन है, इन तीनों ने मिलकर इस क्षेत्र में अच्छा कार्य किया और अलग अलग समय में इन्होंने अपने वर्गीकरण को प्रस्तुत किया। पहला वर्गीकरण डॉक्टर ब्लूम ने प्रस्तुत किया 1956 में। इन्होंने अपने 6 पद बताए हैं, जिसमें ज्ञान, बोध, ज्ञानोपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। फिर 1964 में भाव के आधार पर भावात्मक पक्ष को ध्यान में रखते हुए कर्थवाल ने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिसमें क्या क्या आता है? आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, प्रत्ययीकरण और व्यवस्थापन और चरित्र निर्माण। आप ये मत सोचिए इन सब के बारे में मैं एक एक बिंदु के बारे में बातचीत करूंगा आपसे, अभी ये सब चीज़ें आपको याद करनी है बस। क्रियात्मक पक्ष के बारे में या मनोशारीरिक पक्ष जो है, इसके पक्ष में इन्होंने 1969 में सिम्पसन ने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया और इन्होंने भी अपने वर्गीकरण के 6 बिंदु बताए: उद्दीपन, कार्य करना, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण और आदत का क्या निर्माण। और इनके सूत्र किस आधार पर वर्गीकरण किया गया कि मूर्त से अमूर्त की ओर है, सरल से कठिन की ओर है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर है। इस प्रकार इनके आधार के जो वर्गीकरण के मुख्य बिंदु हैं वो इस पर आधारित हैं। ये सभी वर्गीकरण मूर्त से अमूर्त की ओर पर बल देते हैं, सरल से कठिन की ओर बल देते हैं और स्थूल से सूक्ष्म की ओर सीखने की क्रिया पर क्या करते हैं? बल देते हैं। अब मैं आपको पहला वर्गीकरण जो ब्लूम का है, उस ब्लूम के वर्गीकरण के सभी बिंदु एक एक करके अपन डिस्कस करेंगे। पहले भी आप इन चीज़ों पर बातचीत कर चुके हैं, लेकिन एक एक बिंदु पर अपनी बातचीत होना बहुत ज़रूरी है, तभी अपन एक एक चीज़ को सीख पाएंगे। तो सबसे पहले अपन किस पर आधारित भावों पर चर्चा करेंगे? ज्ञानात्मक पक्ष पर आधारित जो आपकी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं के बारे में आपको अध्ययन करवाया जाएगा। किस पर आधारित है? ब्लूम का वर्गीकरण जो उन्होंने 1956 में प्रस्तुत किया, उस ब्लूम के वर्गीकरण में एक एक बिंदु पर अपने को बातचीत करनी है। ये ज्ञानात्मक पक्ष आपके सामने मैंने लिखा है। अब देखिए, इन सभी बिंदुओं पर एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले ब्लूम का वर्गीकरण जो 1900 कितने में प्रस्तुत किया गया, ये याद रखना है, 1956 का वर्गीकरण है। कितने का? 1956 का। मैं बार बार याद इसलिए करवा रहा हूँ, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। इनके वर्गीकरण का पहला आधार जो है वो क्या है? ज्ञान है। अब ज्ञान क्या होता है? मान लो गणित है, तो गणित से जुड़े हुए जितनी भी चीज़ें हैं उनका ज्ञान ग्रहण करना, गणित के सूत्र हैं, नियम हैं, सिद्धांत हैं, इन सब को याद करना ही ज्ञान पक्ष होता है। ज्ञान का मतलब है अलग अलग चीज़ों को सीखना। पहले क्या किया जाता है? चीज़ों को सीखा जाता है। अभी तक आपको ज्ञानोपयोग नहीं, बोध नहीं, क्या है क्या नहीं, इस बिंदु पर बातचीत नहीं करनी। इसका मतलब है यानी सूत्र, ठीक है, नियम, सूत्र, नियम, सिद्धांत, ठीक है, इनको याद करना। एक तो क्या करना है? इनको याद करना, फिर पहचान करना, फिर प्रत्यास्मरण करना। प्रत्यास्मरण और पहचान दोनों याद रखना। प्रत्यास्मरण करना या क्या करना? पहचान करना। ये सारे के सारे बिंदु किस पर आधारित हैं? यानी आपके नॉलेज पर आधारित हैं, वो सब ज्ञान पर आधारित हैं। किसी चीज़ की परिभाषा देनी है आप लोगों को, किसी चीज़ की क्या देनी है? अगर परिभाषा देनी है तो भी वो किसके अंतर्गत आएगी? वो ज्ञान पक्ष के अंतर्गत आएगी, ये ध्यान रखना है। फिर पहचान भी होनी चाहिए, प्रत्यास्मरण भी होना चाहिए। किसी चीज़ को मापना है, छांटना है, ये सब भी ध्यान रखना। मापना है,
ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मापना, छांटना, छांटना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ज्ञान पक्ष के अंतर्गत आते हैं। किसी विषय वस्तु के बारे में याद करना है, पहचान करना है, प्रत्यास्मरण करना है, मापना है और क्या है? छांटना है। ये बात आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है कि गणित के जितने भी नियम हैं, सूत्र हैं, सिद्धांत हैं, चाहे वो प्रत्यय हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ गणित से रिलेटेड क्यों ना हो, चाहे वो प्रमेय हो, चाहे वो उपप्रमेय हो, वो सब की सब चीज़ों को याद रखना, फिर उनकी पहचान करना, उनको प्रत्यास्मरण करना यानी पुनः याद करना, रिकॉल करना या उनका मापन करना। कोई चीज़ का गणित में अगर मापन करना है तो माप करना, या दी गई वस्तुओं में से किसी वस्तु को क्या करना है? छांटना है। ये सब की सब चीज़ें जो है ना वो साथियों किस पर आधारित होती है? वो सब की सब वस्तुएं आपके ज्ञान पर आधारित होती है। ज्ञान प्राप्त करना ही आप लोगों का क्या है? उद्देश्य है। यहाँ ज्ञान प्राप्त करना, बच्चे का एक ही उद्देश्य क्या है? ज्ञान प्राप्त करना, और शिक्षक का उद्देश्य इन सब का ज्ञान देना। ये तो किसका उद्देश्य है? छात्र का है। छात्र क्या करना चाहता है? ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, और ज्ञान देना, इन्हीं सब चीज़ों का ज्ञान देना किसका उद्देश्य है? वो शिक्षक का उद्देश्य है। तो आप लोगों को अब शायद मेरे हिसाब की ज्ञान पक्ष में किसी भी बात की कोई दिक्कत नहीं है। और पहला बिंदु अपन ने ज्ञान लिया। दूसरा बिंदु मैं लेता हूँ यहाँ आपका बोध या अवबोध, अंडरस्टैंडिंग जिसको कहते हैं ना अपन, बोध। इसमें क्या किया जाता है? प्राप्त ज्ञान को अपने शब्दों में लिखा या व्याख्या करना है। यानी प्राप्त ज्ञान का अपने शब्दों में लिखना या व्याख्या करना, लिखना या व्याख्या करना, ये सब बातें इसमें शामिल की जाती है साथियों। कोई भी चीज़ आपने यहाँ ऊपर सीख रखी है, चाहे वो नियम हो, चाहे वो सूत्र हो, चाहे वो सिद्धांत हो, जिन भी चीज़ों को आपने सीख रखा है, उन सीखी हुई वस्तुओं को क्या करना? लिखना या उनकी क्या करना? व्याख्या करना। इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग आपके पास विकसित होने का माध्यम क्या है? कौन सा उद्देश्य की पूर्ति करना है? बोध वाले उद्देश्य की पूर्ति करना है। चाहे वो व्याख्या करनी हो, चाहे वो निर्णय लेना हो। देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं व्याख्या, फिर आपको याद होना चाहिए निर्णय। निर्णय भी इसी के अंतर्गत आता है, व्याख्या भी इसी के अंतर्गत आती है। बोध में बहुत सारी चीज़ों को शामिल किया जाता है, संकेत, वर्गीकरण, सूत्रीकरण। ठीक है, जैसे संकेत करना है किसी चीज़ का, वो संकेत को समझना है। फिर मान लो वर्गीकरण करना है किसी चीज़ का, क्या करना है? वर्गीकरण करना है। वर्गीकरण के बाद आपको तुलना करनी है किसी चीज़ की। ठीक है, ये सब के सब किस में शामिल किए जाते हैं? बोध में शामिल किया जाता है। एक है त्रुटि का पता लगाना, क्या करना? त्रुटि का पता लगाना, त्रुटि का पता लगाना। ठीक है, फिर त्रुटि को ठीक करना, त्रुटि को ठीक करना। किससे संबंध में बातचीत हो रही है? ये सारी की सारी बातें प्यारे साथियों गणित से रिलेटेड हो रही। जब भी गणित के संबंध में बच्चे को कुछ भी पढ़ाया जाता है तो शिक्षक के दिमाग में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कि बच्चा किसी चीज़ की व्याख्या कर सकता है, निर्णय ले सकता है, संकेत दे सकता है, वर्गीकरण कर सकता है, तुलना कर सकता है, त्रुटि का पता लगा सकता है, त्रुटि को क्या कर सकता है? ठीक कर सकता है, और उसके बाद उनमें विभेद भी कर सकता है। क्या कर सकता है? पढ़ाई गई चीज़ों का विभेद भी कर सकता है। विभेद करना इसी के अंतर्गत आता है। एक होता है आपका सूत्रीकरण करना। सूत्रीकरण का मतलब कोई भी उदाहरण दे रखा है, उसको देखकर वो बच्चा अपने आप ये अंदाज़ा लगा सकता है कि इस प्रकार की समस्याओं को अपन इस सूत्र की सहायता से, इस फॉर्मूले की सहायता से क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, अंडरस्टैंडिंग में आप लोगों को याद करना है ऊपर प्राप्त किए गए ज्ञान को यूज़ कैसे लेते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग विकसित करना, उसकी समझ विकसित करना, उसको तुलना करना, व्याख्या करना, निर्णय लेना, संकेत करना, वर्गीकरण करना, तुलना करना, त्रुटि का पता लगाना और त्रुटि को ठीक करना, विभेद करना और सूत्रीकरण करना। इन सभी बिंदुओं को अंडरस्टैंडिंग में ध्यान रखा जाता है। इन सब पर बच्चा फोकस करता है, शिक्षक के द्वारा इनमें सहायता की जाती है। बच्चा व्याख्या कर सकता है, निर्णय ले सकता है, संकेत के द्वारा समझ सकता है, किसी चीज़ का वर्गीकरण प्रस्तुत कर सकता है। जैसे आपने बच्चे को संख्या के बारे में पढ़ाया,
अब संख्या के बारे में बच्चे को ज्ञान अगर प्राप्त हो गया, अब बच्चा उनके चार्ट के माध्यम से उनका क्या कर सकता है, वर्गीकरण कर सकता है कि भाई वास्तविक संख्याएं होती है, उसमें प्राकृत संख्याएं भी होती है, उसमें पूर्ण संख्याएं भी होती है, उसमें पूर्णांक संख्याएं भी होती है, उसमें सम संख्या, विषम संख्या, इस प्रकार का वर्गीकरण बच्चा क्या कर सकता है, प्रस्तुत कर सकता है। फिर उनकी तुलना कर सकता है, यानी कौन सी संख्या छोटी है। जैसे आपने लिखा 3 और 5, तो बच्चे में 3 और 5 के बीच में छोटे और बड़े की क्या करना है, तुलना करना है कि कौन सा मान बड़ा है और कौन सा छोटा है। फिर अगर आपने गलत कोई निशान लगा रखा है कहीं, तो उसकी त्रुटि का पता लगा सकता है बच्चा। फिर त्रुटि को क्या कर सकता है, ठीक कर सकता है। विभेद करना, विभेद का मतलब होता है छंटनी करना, एक तरीके से उनमें अंतर करना, ठीक है। सूत्रीकरण करना, यानी बच्चे को अगर बार बार आप कोई चीज़ विस्तार से पढ़ा रहे हो, एक समय बाद बच्चा खुद ही क्या कर लेता है, उसके ऐसे सूत्र का निर्माण कर लेता है जो आसानी से क्या किया जा सकता है, हल किया जा सकता है। तो ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी शायद। इसके बाद अपने को बात करनी है 2 और बिंदुओं पर जो अगले हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, मैं इन सब बातों को मिटो रहा हूँ। ज्ञान और बोध के बारे में मैंने आपको बता दिया पूरा विस्तार से कि ज्ञान में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती है, फिर बोध में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती है। अब अपने को बातचीत करनी है प्यारे साथियों यहाँ ज्ञानोपयोग या प्रयोगात्मक पर। तीसरा अपना है ज्ञानोपयोग, ज्ञानोपयोग या इसे मैं कह सकता हूँ प्रयोगात्मक। इन विषयों पर बातचीत करेंगे कि ज्ञानोपयोग उद्देश्य किस प्रकार का होता है और प्रयोगात्मक उद्देश्य किस प्रकार का होता है। इसी को आप अनुप्रयोग भी कह सकते हो, अनुप्रयोग, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो बातें आपने समझ रखी है, जो बातें आपने सीख रखी है, उनका उपयोग करता है बच्चा, ठीक है। यानी सीखी गई तथा समझ आधारित तथ्यों, सूत्रों, निष्कर्षों, चिन्हों का क्या करता है बच्चा, प्रयोग करना सीखता है, प्रयोग करना। इसमें बच्चा जितनी भी चीज़ें उसने समझी है, याद की है, उन सब का क्या करना सीख जाता है, प्रयोग करना सीख जाता है। अब प्रयोग कहाँ का करेगा बच्चा, इस बात पर भी आपका ध्यान होना चाहिए। यानी सीखे गए ज्ञान तथा बोध की गई विषय वस्तु का अपने को नवीन धारणाओं में क्या करना है, परिस्थितियों में प्रयोग करना है। जैसे किसी चीज़ की घोषणा करना है, जांचना है, प्रदर्शन करना है, अनुमान लगाना है, प्रयोग करना है, ये सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत आती है। यानी सीखे गए ज्ञान का नवीन परिस्थितियों के अनुसार अनुप्रयोग करना, सीखी गई तथा समझ आधारित तथ्य, सूत्रों, निष्कर्षों, चिन्हों का क्या करना है, प्रयोग करना है, या नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करना है। नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करना। नवीन परिस्थिति का मतलब आपने कभी किसी चीज़ को सीखा था, अब उसी चीज़ को दूसरी जगह अप्लाई करना। वैसा नियम जो पहले लग रहा था वो नियम अगर अब लग रहा है तो उस चीज़ को उसकी जगह अप्लाई करना, वो क्या कहलाता है, आपका ज्ञान। ज्ञान का उपयोग यहाँ हो रहा है या प्रयोग हो रहा है या उसका अनुप्रयोग हो रहा है, एप्लीकेशन जिसको अपन कहते हैं वो आते हैं। अब अगला जो चौथा अपना जो यहाँ उद्देश्य है ब्लूम के आधार पर, चौथा है अपना विश्लेषण। क्या करना है, विश्लेषण करना है। अब विश्लेषण का शाब्दिक अर्थ आप सबको मालूम है, विश्लेषण का मतलब होता है अलग अलग करना। क्या करना, अलग अलग करना। ये अलग अलग करना किसका है, कोई भी चीज़ आपको दे दी जाए कि मान लो आपको विश्लेषण करना है किसी चीज़ का, चाहे वो आपके शहर का विश्लेषण हो, चाहे वो आपकी पाठ्य पुस्तकों का विश्लेषण हो, इसका मतलब उसके लाभ, हानि, उद्देश्य, महत्व, उपयोगिता, सभी आयामों पर आपको उसकी क्या करनी है, चर्चा करनी है। सभी आयामों पर चर्चा करने के लिए जिस उद्देश्य को काम में लिया जाता है वो क्या कहलाता है, विश्लेषण कहलाता है। अलग अलग करना, सभी डायमेंशंस पर चर्चा करना, उसके लाभ क्या हैं, उसके हानि क्या है, इसका मतलब आपको इसमें चीज़ों को क्या करना होता है, विस्तार से अध्ययन करना होता है। तो यहाँ लिख सकते हो विस्तार पूर्वक समझना, विस्तार पूर्वक समझना, ठीक है। अब उसके बाद उसके क्या करने हैं आपको,
अनेक डायमेंशंस जो आपके सामने लिखे हैं, जैसे चिन्ह है, नियम है, अनुप्रयोग है, इन सभी प्रकार के तथ्यों का विश्लेषण करना है। उनके लाभ क्या हैं, उनकी हानि क्या है, ठीक है, उसके बाद उसकी उपयोगिता क्या है, उसके बाद उसका महत्व क्या है, महत्व के साथ साथ उसका उद्देश्य क्या है, इन सभी डायमेंशंस पर इसमें क्या की जाती है, चर्चा की जाती है। अगला 5 नंबर आप लोगों के पास है संश्लेषण। संश्लेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है साथियों, आप लोगों को मालूम है, एकत्रित करना। संश्लेषण का शाब्दिक मतलब क्या है, एकत्रित करना। एकत्रित करने का मतलब जो चीज़ें आपने सीख रखी है, आपने उपयोग में लिए, उनको सिद्धांतों के रूप में प्रस्तुत करना, उसको एक नियमबद्ध करना, उसी की सहायता से एकत्रीकरण का काम किया जाता है। जितने भी तथ्य आपने इकट्ठे किए थे, अब उन तथ्यों को एक पंक्तिबद्ध करना, उनको एक सीरियल वाइज लगाना, यही उद्देश्य किसका है, संश्लेषण का है। 6 नंबर जो आप लोगों के पास था वो था मूल्यांकन। इसमें संश्लेषण में यह भी ध्यान रखना, आपने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चौथा जहां तक आपने क्या क्या काम में लिए, देखो पहला आपने काम में लिया था ज्ञान, दूसरा बोध, फिर तीसरा ज्ञानोपयोग और चौथा आपके पास है विश्लेषण। इन सब बिंदुओं में जिस भी विषय वस्तु का आपने अध्ययन किया है, उस विषय वस्तु को एकत्रित करना, उपर्युक्त चारों बिंदुओं की बातें जो है वो इसमें क्या कर दी जाती है, समाहित कर दी जाती है, एकत्रित कर दी जाती है। फिर मूल्यांकन किस प्रकार करना, जितनी चीज़ें बच्चे को सिखाई गई है उन चीज़ों का अलग अलग ढंग से आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए, कौन सा दृष्टिकोण, आलोचनात्मक दृष्टिकोण, क्योंकि अगर मूल्यांकन आप ऐसे करोगे जिसका कोई उद्देश्य नहीं है तो फिर मूल्यांकन करने का भी कोई मतलब नहीं है। आलोचनात्मक दृष्टिकोण द्वारा सभी पक्षों के आधार पर मूल्यों का क्या करना है, निर्धारण करना है। आलोचनात्मक दृष्टिकोण से एक तो याद रखना, बाह्य और आंतरिक जितने भी पक्ष हैं, आंतरिक तथा बाह्य, आंतरिक और बाह्य सभी पक्षों का क्या किया जाता है, इसमें मूल्यांकन किया जाता है। अब एक एक बात का ध्यान रखना है अपने को कि मूल्यांकन करते वक्त कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखें। बच्चे की सभी डायमेंशंस जो हैं कि उसकी स्थिति क्या है, कहाँ तक ज्ञान को प्राप्त किया है, इन सभी बिंदुओं को ध्यान रखा जाता है। तो प्यारे साथियों, आपको मैंने आज 6 पद जो डॉक्टर ब्लूम का वर्गीकरण 1956 में प्रस्तुत किया, उसके 6 बिंदु थे। उस 6 बिंदुओं में पहला बिंदु आपके पास था ज्ञान, दूसरा था आप लोगों के पास बोध, और बोध के बाद के जो हैं वो मैंने यहाँ लिख रखा है, ज्ञानोपयोग है, प्रयोगात्मक अनुप्रयोग है, फिर विश्लेषण है, फिर संश्लेषण है और फिर मूल्यांकन करना है। ठीक है, ये इतनी चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने बता दी है। किसी चीज़ की भविष्यवाणी इनके आधार पर की जा सकती है। बच्चे कहाँ तक सीखेंगे, कितना सीखेंगे, इन सभी बिंदुओं के बारे में आज अपन ने चर्चा की है। सामान्यीकरण कैसे करेगा बच्चा, पहचान कैसे करेगा, तर्क कैसे करेगा, वाद विवाद कैसे करेगा, ये सब बिंदु इसमें समाहित किए जाते हैं। यानी संश्लेषण के अंतर्गत आप वाद और विवाद के माध्यम से, पहचान के माध्यम से इन सब चीज़ों को एक क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करोगे। तो ये डॉक्टर ब्लूम का वर्गीकरण आप सबको समझ में आया होगा। आपसे पूछा जा सकता है सवाल कि बच्चे को दिए गए गणितीय ज्ञान के आधार पर किसी नियम और सूत्र की बच्चा पहचान करता है, ये कौन से उद्देश्य की पूर्ति है, तो वो आपके ज्ञान के उद्देश्य की पूर्ति है। फिर आपसे कहेगा कि बच्चे को गणित के क्षेत्र में कोई भी ज्ञान दिया जाता है, बच्चा उससे संबंधित समझ को विकसित करता है। बच्चे के कौन से उद्देश्य की पूर्ति होती है, तो वो अवबोध की पूर्ति होती है। समझ आधारित, अंडरस्टैंडिंग से संबंधित कुछ भी आए, समझता है उन चीज़ों को, पहले सिर्फ ज्ञान प्राप्त किया था, समझ आधारित है तो वो बोध होगा, या अवबोध भी लिखा हुआ सकता है आपके वहाँ। फिर वो पूछेगा कि बच्चा किसी सीखी हुई चीज़ का अन्य जगह उपयोग करता है, बच्चे के कौन से उद्देश्य की पूर्ति हुई है, तो ज्ञानात्मक उद्देश्य की पूर्ति। फिर आपसे कहेगा बच्चे चीज़ों के अलग अलग पक्षों के बारे में, उसके लाभ हानियों सभी के बारे में विचार विमर्श करता है और विस्तार पूर्वक समझ को प्रस्तुत करता है, नवीन परिस्थितियों में उसके ज्ञान का उपयोग करता है। वो किस पर है, अलग अलग करना, विश्लेषण से संबंधित है। अब आंकड़ों को समाहित करना है, सूत्रीकरण है, सामान्यीकरण है, ये बातें सब जब आ जाए तो क्या करना है, संश्लेषण के उद्देश्य की पूर्ति होती है। और अगर आलोचनात्मक दृष्टिकोण करते हुए किसी चीज़ का मूल्यांकन किया जाता है कि
कहाँ तक बच्चा सीख पाया है इन सब चीज़ों को, ये पता करना है तो वो कौन सा होगा, मूल्यांकन होगा। शायद आज की क्लास में आपको ये सब बातें समझ में आई होगी। अगली क्लास में अपन फिर भावात्मक जो उद्देश्य हैं जो डॉक्टर कर्थवाल ने प्रस्तुत किए 1964 में, उनके साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।